जमशेदपुर में किस तरह की जंग नजर आई है? क्या यहाँ बीजेपी और जेएमएम आमने सामने का मुकाबला बनाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या समीर मोहंती वो समीर का झोंका ला पाए हैं जिससे वो विद्युत को उड़ा दें और वहां पर कब्जा कर लें? कैसा मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है, चर्चा करेंगे हम। मदन, जमशेदपुर सीट पर किस तरह का मुकाबला दिखा? देखिए, दिलचस्प मुकाबला है। चुनाव जब होते हैं और जब दो उम्मीदवार सीधे आमने सामने हो, दो पार्टियां हो, तो इसे आप एक तरफा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वोट जो है वो लाखों में होते हैं और वोट से पहले कुछ रुझान जरूर मिलते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलते हैं। इसलिए हम इसे इस तौर पर अभी नहीं कह सकते हैं कि मुकाबला एक तरफा है, बीजेपी की जीत हो गई, जेएमएम की हार हो गई। दिलचस्प मुकाबला है। झारखंड के अगर आप 14 सीटों पर देखें तो अब अगर हम चुनाव के दौरान भी कहीं न्यूज़ कवरेज के लिए पहुंचते हैं तो लोग यही सवाल करते हैं कि इस बार किसे कितना मिल रहा है। तो सबकी निगाहें इस पर टिकी है और इसी बीच हम जब लोगों के बीच जाते हैं, बात करते हैं, तो वहीं से जो कुछ इनपुट मुझे मिलते हैं। लोग ही नहीं बदल रहे, ये राजनेता भी पूछते हैं मीडिया वालों से कि आप लोग घूम रहे हैं तो कैसा रुझान है, क्या दिख रहा है? तो बस यही। और आप या हम जब आम लोगों से बातचीत करते हैं तो ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा दोनों बातें होती है। ऑफ द कैमरा जो बातें होती है वो हमारा रुझान होते हैं और जो ऑन कैमरा होता है वो परिणाम हो जाता है। तो यही कोशिश हमारी होती है। यही हाल जमशेदपुर का भी है। सीधा मुकाबला वहाँ पर बीजेपी के विद्युत वरण और एक तरह से जेएमएम के कहें तो समीर मोहंती के बीच है। बीच में बीजेपी के नेता जो हैं वहाँ पर एक कुणाल सारंगी जो बीजेपी से एक तरह से कहें तो किनारा दिख रहे थे। उनके नाम कई बार टिकट अनाउंस होने से पहले आ रहे थे कि वो जेएमएम में शामिल हो सकते हैं, जेएमएम से उन्हें उम्मीदवार बना सकते हैं। तो ये क्या वहाँ कितना काम किया है ये भी देखना होगा। लेकिन जो पीएम मोदी का दौरा होता है उसके बाद जो लोगों का एक बदलाव या रुझान होता है, एक तो बीजेपी के एक कोर वोटर जो हैं वो एक काफ़ी संख्या में है। तो जमशेदपुर सीट एक तरह से सेफ माना जाता है। जब हमारी बातचीत बीजेपी के नेताओं से होती है तब वो जमशेदपुर को लेकर के परेशान नहीं होते हैं। वहाँ भी यही हाल हुआ है। जेएमएम ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा में काफ़ी देर कर दी है। इंडिया गठबंधन के फोल्डर में ये प्रॉब्लम जो है ये हुई है कि जब भी मीडिया के लोग ये सवाल करते थे कि आपके उम्मीदवार के नाम की घोषणा क्यों नहीं होती है, तो 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा। कौन सीटें किनके खाते में जा रही है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में होगा। तो भाई ये ठीक है, आपकी मर्जी है, आपकी पार्टी है, आपकी गठबंधन है, आप जब घोषणा करना चाहें। लेकिन अब जब लोगों से बातचीत होती है तो ज़रूर लोग कहते हैं कि थोड़ी देरी हुई है। उम्मीदवार से जब बात होती है तो वो ज़रूर कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा वक्त और मिलता तो हम अधिक लोगों तक पहुँचते, वहाँ हम कनेक्ट कर पाते। लोग ये उम्मीदवार ये भी कहते हैं कि इसका अब हमें नुकसान दिख रहा है कि जो ये दावे करते थे कि हमारा संगठन वहाँ तैयार है, हमारी संगठन मजबूत है, 24 घंटे सातों दिन जो है हमारे कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे में आखिरी वक्त में उन्हें काफ़ी ताकत लगाना पड़ा और परिणाम क्या आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये मलाल ज़रूर रहे हैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को कि बीजेपी एक तरफ अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा पहले करके अपने प्रत्याशियों को लोगों तक पहुंचने का मौका दिया, अपने प्रचार को अधिक तेजी गति से हर सीट पर प्रधानमंत्री की चुनावी सभा होती रही, वो एक प्लस पॉइंट मानते हैं। ये स्ट्रेटजी थी जब 2 लोकसभा क्षेत्र को जोड़ करके प्रधानमंत्री के सभा किए गए और इसका फ़ायदा ज़रूर बीजेपी को मिला है कि लाखों की भीड़ जब एक जगह जुटानी थी, एक जगह जब मोदी को सुनने के लिए लोग सुबह आते थे और शाम के 5 बजे तक खड़े रहते थे और तब मोदी जी आकर अगर ये कहते थे कि हमें माफ़ करें क्योंकि हमें आने में देरी हुई, तब भी लोग कहते थे हाथ हिला कर कि नहीं नहीं, कोई देरी नहीं हुई है, आपको सुनने के लिए हम यहाँ घंटों खड़े हैं। पानी नहीं मिलता था वहाँ पर, हम लोग भी न्यूज़ कवरेज के लिए जाते हैं तो पीएम के कार्यक्रम में पानी तक नहीं मिलता है, फिर भी लोग डटे रहते हैं कि नहीं प्रधानमंत्री को सुनता। ये जो एक एनर्जी था, एक जो उत्साह था लोगों में, इससे बीजेपी उत्साहित थी और इसका फ़ायदा बीजेपी ने उठाया है इस चुनाव में। हालांकि अभी एक चरण के चुनाव जो है, मतदान जो है वो बाकी हैं, इसलिए इस पर हम बहुत फोकस नहीं करेंगे कि इसका पूरा ही फ़ायदा जो है अब तक के चुनाव में बीजेपी को मिल गया। हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी उतनी ही मेहनत की गई है। उनके भी कई बड़े नेता, चाहे कांग्रेस खेमे के हो या फिर जेएमएम खेमे के हो, कल्पना सोरेन हो या फिर तेजस्वी यादव हो, झारखंड में बिहार से समय निकाल कर तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत लगाई है झारखंड में अपने इस इंडिया गठबंधन को जिताने में।
तो इसका कितना फायदा मिला? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारक के तौर पर खुद कमान संभाला, साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री को जातिगत समीकरण साधने के लिए लगाया। ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि आप देखिए, अगर चतरा के हंटरगंज में यादव समाज के लोग हैं तो वहाँ मोहन यादव पहुँचते हैं। अगर कहीं हिंदू धर्म के लोग या उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो अगर जिस क्षेत्र में ज़्यादा हैं तो वहाँ हेमंत विश्व शर्मा को बुलाया जाता है। और भी राजस्थान, छत्तीसगढ़, अलग अलग क्षेत्रों में मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता है। तो ये बीजेपी के स्टार प्रचारकों की जो एक सूची रही, जहां प्रधानमंत्री जाते हैं वहां अमित शाह नहीं जाते हैं, जहां अमित शाह जाते हैं वहां प्रधानमंत्री नहीं जाते। तो ये जो एक स्ट्रेटजी हुई, एक जो कैंपेनिंग का जो एक फॉर्मूला तैयार किया गया, वो भी एक प्लस पॉइंट है। हालांकि अब इंडिया गठबंधन की तरफ से भी नेताओं ने आखिरी वक्त तक भी अपनी पूरी ताकत लगाई। परिणाम क्या होगा ये 4 जून को पता चलेगा। उदय, ये जो बहरागोड़ा की सीट है वहां पर बहुत ज़्यादा मतदान हुआ है। जमशेदपुर लोकसभा में देखें तो उस विधानसभा में, और बहरागोड़ा से ही समीर मोहंती भी हैं। ये समीर मोहंती और विद्युत वरण महतो के बीच में मुकाबला कैसे देख रहे हैं? जब बहरागोड़ा से अगर लीड, वो जो सबसे ज़्यादा चुनाव हुए हैं, अगर लीड ले रहे हैं वहाँ से समीर मोहंती, तो बाकी विधानसभा क्षेत्रों से क्या लग रहा है? क्या विद्युत वरण महतो के लिए एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज़ है, या पीएम की रैलियों ने या स्टार प्रचारकों की रैलियों ने, बीजेपी के जो स्टार प्रचारक एनडीए के हैं, उनकी वजह से वो एंटी इनकम्बेंसी दूर हुई है? देखिए, जमशेदपुर सीट के समीकरण बड़े दिलचस्प हैं। वहाँ पे समीर मोहंती को टिकट दिया गया तो ओडिया वोटर्स भी काफी संख्या में है, बंगाली वोटर्स भी हैं, उन्हें साधने की कोशिश जेएमएम की तरफ से की गई। और जेएमएम के विधायक, स्थानीय विधायक हैं, लगभग वहाँ सभी विधानसभाओं में जेएमएम के विधायक हैं, तो कोशिश पूरी की गई है। लेकिन वहाँ के जो समीकरण हैं बड़े दिलचस्प हैं। मुझे 2011 में जब उपचुनाव हुआ था उस वक्त का वाकया याद है। वहाँ देखिए, महतो वोटर्स जो हैं वो 2.5 से 3 लाख हैं और वो पूरी तरह से गोलबंद रहते हैं अपने नेता के पीछे। तो विद्युत वरण महतो वहां एक अजय समीकरण बना रहे हैं, जिसे काटने की अभी तक कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती है। वो क्योंकि अगर देखिए, पिछली बार 2011 की मैं बात कर रहा था, उस वक्त डॉक्टर अजय कुमार जब जीते थे तो बीजेपी ने दिनेशानंद गोस्वामी को टिकट दिया था। वो लगभग 1,20,000 वोट लेकर आए थे, वो बीजेपी का शहरी वोटर थे। उसी तरह से देखिए, आस्तिक महतो आरसू के टिकट पे थे, वो 1 लाख वोट लाए थे, और सुधीर महतो जेएमएम के दिग्गज नेता थे, वो 1.25 लाख वोट लेके आए थे। मतलब 2.25 लाख से 2.5 लाख महतो वोटर्स हैं जो अपने नेता के साथ रहते हैं। तो ये वोट पूरी तरह से विद्युत वरण के साथ इंटैक्ट रहता है किसी भी हाल में। और जो शहरी वोटर है वो 1.25 लाख, वो विद्युत वरण के साथ जुड़ जाता है। तो वहां तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है मुकाबले का, और विद्युत वरण में तो वहां मेरे हिसाब से अजय दिखाई दे रहे हैं। नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, यहाँ की जो वोटिंग परसेंटेज है, इस मिनी इंडिया में ये वोटिंग परसेंटेज क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? क्या वहाँ के मतदाता सोचते हैं? क्योंकि देखिए, पूरे भारत से, पूरे देश के लोग वहाँ पर रहते हैं, हर समुदाय, हर प्रांत के लोग रहते हैं। ऐसे में वहाँ पर का मुकाबला इस वोटिंग परसेंटेज को देखकर कैसा दिख रहे हैं आप? देखिए, पिछला अगर 2019 लोकसभा की बात करें तो वोटिंग परसेंट जो था वो था 67.19, और अभी अगर 5 बजे तक की बात करूं तो 5 बजे का जो वोटिंग प्रतिशत था वो 64.30 था। लेकिन चुनाव आयोग ने उसे अपडेट किया है और अब नया जो वोटिंग परसेंटेज निकल कर सामने आया वो है 66.79। मतलब अब जो है लगभग बराबर का जो है मुकाबला कह सकते हैं परसेंटेज जो है वो सामने आ गया है। हालांकि 12 बजे तक और भी इस पूरे चुनाव को लेकर जो है परसेंटेज में अपडेट होगा, क्योंकि लगभग 24 घंटे के बाद चुनाव आयोग पूरी तरह से इस परसेंट को पूरी तरह से जो है अपडेट करता है, और फाइनल टर्नआउट जो है हम मानते हैं 24 घंटे के बाद, क्योंकि बहुत सारे जो वोटिंग का जो प्रतिशत रहता है वो नहीं ऐड होता है। बहुत सारे इधर उधर के जो टेक्निकल खामियां रहती हैं उस वजह से भी कुछ जो आंकड़े रहते हैं वो नहीं जुड़ते हैं। तो 24 घंटे के बाद जो है वो आंकड़े जुड़कर सामने आएंगे, तो कह सकते हैं कि कल जो है फाइनल आंकड़ा आ जाएगा कि जो पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में जो आंकड़ा था जमशेदपुर का, वो अब 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उस आंकड़ों में और पहले के आंकड़ों में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है? क्या वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है या फिर पिछले साल के मुकाबले कुछ प्रतिशत में जो है कमी देखने को मिली है? चलिए, तो वोटिंग परसेंटेज भी बहुत कुछ बयां करता है। समझने वाले इसे समझ लेते हैं कि किसके फेवर में लोग निकले और किसे मतदान किया है। अब सीटों के समीकरण पर चर्चा हम करते हैं। जमशेदपुर में क्या समीकरण काम करते हैं? रंजन जी, क्या वाकई महतो वोटर्स यहाँ पर उतने काम करेंगे इस बार जो पिछली बार से करते आए हैं? देखिए, अगर आप 2009 का चुनाव देखिए तो अर्जुन मुंडा यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रहे थे।
तो उस वक्त उनका एक अलग समीकरण था। तो इसका मतलब ये है कि समीकरण तलाशे जा सकते हैं। और जिस तरह से 2019 के विधानसभा चुनाव में जब वोटिंग हुई थी और उसके बाद जो रिजल्ट आया था, तो दिखा था कि ये जो इलाका है जमशेदपुर का, जो जिसमें कि 6 विधानसभाएं हैं, 6 के 6 विधानसभा में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी और उसका सफाया हो गया था यहाँ से। और मुझे लगता है कि ये वो एक बात है जो जेएमएम का हौसला जो है वो बढ़ा रहा है। दूसरी बात कि अगर आप देखें कि चंपई सोरेन जो हैं, वो सरायकेला से भले ही हैं लेकिन जमशेदपुर भी उनका क्षेत्र रहा है और पिछली बार वो यहाँ से प्रत्याशी भी थे। ठीक है, चुनाव भी हार गए थे, लेकिन तब के चंपई सोरेन और अब के चंपई सोरेन में फ़र्क है, अब वो मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा हेमंत सोरेन जेल में हैं, कल्पना सोरेन प्रचार कर रही हैं और जमशेदपुर में कई विधानसभाओं में वो गई और वहाँ उन्होंने प्रचार किया। तो एक चीज़ आप देखेंगी कि जो ट्राइबल वोटर्स हैं, जो पिछली बार जिस रेशियो में बीजेपी को मिले होंगे, क्या उस रेशियो में इस बार मिलेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर ट्राइबल वोटर्स का बड़ा हिस्सा समीर मोहंती के पक्ष में आता है, तब फिर वो बहुत करीबी मुकाबला में आ जाएंगे। और आप देखिए, चूंकि मुस्लिम 12% हैं, वो तो नेचुरली समीर मोहंती को गया होगा। आपने बहरा गोरा की बात की, वहाँ जो वोटिंग बढ़ा है, पिछली बार 60,000 वोटों से समीर मोहंती बहरा गोरा से जीते थे। तो इसका मतलब है कि उनकी पकड़ वहाँ पर है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि विद्युत बरण महतो भी सांसद बनने से पहले बहरा गोरा के ही विधायक थे और पिछली बार यहाँ से लोकसभा चुनाव में 31,000 का लीड लेकर गए थे। तो वहाँ पर प्रतिशत बढ़ने का एक कारण ये भी हो सकता है कि जो दोनों के समर्थक होंगे, उन्होंने बढ़ चढ़ कर जो है बहरा गोरा में वोटिंग की होगी। अब अगर हम विधानसभा वार देखें तो देखिए, एक चीज़ यहाँ पर सरयू राय की भी परीक्षा आप कह सकती हैं, क्योंकि वो जमशेदपुर ईस्ट से विधायक हैं। पिछली बार बीजेपी को 1,01,000 वोटों की लीड इस विधानसभा से मिली थी और फिर जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो सरयू राय ने रघुवर दास को यहाँ पर पराजित किया था। तो अब ये देखना है, और समीर मोहंती ने माफ कीजिएगा, सरयू राय से जो है आशीर्वाद भी लिया है, तो उसका कितना असर पड़ा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र के विधानसभा हैं वो परिणाम पर असर डालते हैं। तो जमशेदपुर ईस्ट और जमशेदपुर वेस्ट, यहाँ से बीजेपी को कितने की लीड मिल रही है, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि पिछली बार ये लीड बहुत बड़ी थी, तो अब इसे कितना कम जो है वो समीर मोहंती कर पाए होंगे और उस कड़ी में सरयू राय उनकी कितनी मदद कर पाए होंगे, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। रंजन जी, मोदी फैक्टर तो है ही, इसके अलावा हेमंत जेल में है, कल्पना सोरेन मंच से लगातार इस बात को उठाती रही है, समीर मोहंती के लिए भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। तो क्या इसका असर या इसका फेवर समीर मोहंती को मिलेगा? यही बात मैंने थोड़ी देर पहले कही कि अब चंपई सोरेन 2019 वाले चंपई सोरेन नहीं है, अब मुख्यमंत्री हैं, कल्पना सोरेन प्रचार कर रही हैं, हेमंत सोरेन जेल में हैं। इसलिए मैंने कहा कि ट्राइबल वोटर्स का बड़ा चंक जो है वो समीर मोहंती के पक्ष में जा सकता है। और इसके अलावा देखिए, जो इंडिया गठबंधन है उसे इस बात का अंदेशा था कि ये जो शहरी लोकसभा क्षेत्र है तो यहाँ पर वोट प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो अब तक 11 लोकसभा क्षेत्रों में झारखंड में चुनाव हुआ है, उसमें से सिर्फ जमशेदपुर में अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया गया और वो शहरी वोटर को एड्रेस करने के इरादे से ही बुलाया गया था। तो ये भी एक बात होती है, लेकिन वहाँ पर प्रधानमंत्री की मीटिंग लगती है और वो घाटशिला में लगती है। घाटशिला में जो है पिछली बार बीजेपी को सिर्फ 14,000 की लीड मिली थी। तो उस लीड को बढ़ाने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से हो रही है, क्योंकि जमशेदपुर ईस्ट, जमशेदपुर वेस्ट और घाटशिला पे नज़र है। और जुगसलाई में मंगल कालिंदी कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं अपने भावी जो उनके जो प्रत्याशी हैं समीर मोहंती के लिए, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। बहरा गोरा और पोटका, ये दो ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां समीर मोहंती बेटर करेंगे। लेकिन अब यही महत्वपूर्ण है कि बाकी क्षेत्रों में वो कितनी तगड़ी फाइट दे पाए हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर
करेगा। लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि बहुत एकतरफा मुकाबला जमशेदपुर में नहीं होगा और वहां परिणाम की भविष्यवाणी क्या करना नेक टू नेक फाइट होगी? बिल्कुल नेक टू नेक फाइट होगी। हार जीत का फासला पिछली बार से कम होगा और इसमें जब फासला कम होता है, क्योंकि जब भी आमने सामने की लड़ाई होती है 5% का असर 10% के बराबर होता है। तो इसीलिए इस लड़ाई में कौन बाजी मारेगा कहना फिलहाल मुश्किल है और इसलिए मुझे लगता है कि इसे अभी बराबरी पर छोड़ना चाहिए। चलिए, तो देखा आपने कि जमशेदपुर में यानी लौह नगरी में किस तरह का मुकाबला है और कितने कांटे की टक्कर है। समीर मोहंती विद्युत वरण महतो को कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर वही बात कि आखिर किसका फैक्टर यहाँ पर काम करता है वो 4 जून को पता चलेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे कोयलांचल की महत्वपूर्ण सीट धनबाद सीट पर यहाँ पर कैसा मुकाबला है। ढुल्लू महतो और अनुपमा सिंह के बीच में मतदाताओं ने किसे चुना है ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन समीकरण क्या कहते हैं, हवा क्या कहती है, उसे हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।